नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य से 4 आदमियों की हत्या का आरोपी बाघ अब शिफ्ट हो चुका है। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्टिंग के बाद बाघ की हरकत पर नजर और सवाल शिफ्टिंग पर खड़े हो रहे हैं। बाघ की मायूसी और 2 दिन की बेबसी के इन हालात के बीच हर एक सवाल टाइगर प्रोजेक्ट का भी है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। सही आंकड़ा हर साल 2000 करोड़ का है। एक सवाल जंगलों का है जो इस बीच बाघ की बदौलत जिंदा है, और सबसे बड़ा सवाल सेव टाइगर के स्लोगन का है, जो क्या अब मार्केटिंग का सबब बन चुका है। ऐसे हर सवाल के बीच आज बिग फाइट लाइव के दौरान रणथंभौर के उस्ताद पर बात की जाएगी। बात टाइगर 24 की, जो अब कैद में है और पूछ रहा है मेरा क्या कसूर। खास मेहमानों के साथ इस मसले पर बातचीत होगी, आपकी राय जानी जाएगी और पहलू को टटोलने के लिए बातचीत जारी है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सूरत हाल क्या है, और इस बीच कुछ सवाल हैं उस्ताद के। टाइगर 24 आखिर क्या सोचता है सज्जनगढ़ में शिफ्टिंग के बाद, इस रिपोर्ट में। रणथंभौर नेशनल पार्क इन दिनों बाघों के इंसानों पर बढ़ते हमलों को लेकर सुर्खियों में रहा। बीते 1 दशक में बाघों के हमलों के कारण यहां 8 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। मरने वालों में 2 वनकर्मी भी शामिल हैं। खास बात यह है कि ऐसे हालात के बीच 4 मौतों का खाता बाघ T24 के हिस्से में जाता है। अब टाइगर 24 यानी उस्ताद को वन विभाग ने गुनहगार मानते हुए उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया है। शिफ्टिंग के 24 घंटों में ना तो उस्ताद ने कुछ खाया है और ना ही कोई खास हरकत की है। उधर रणथंभौर में उस्ताद के परिवार के 2 शावक और बाघिन नूर बेनूर हो चली हैं। जंगल की जिंदगी में दोनों को अपने अस्तित्व की चिंता है। उधर उस्ताद को भी शायद कुछ ऐसा ही ख्याल है। एक सवाल शिफ्टिंग की जगह पर है, क्योंकि इस बायोलॉजिकल पार्क में मोनू नाम के बाघ की मौत को महज 1 महीना भी नहीं हुआ और उसी पिंजरे में उस्ताद को शिफ्ट कर दिया गया। तब दोष आसपास के चूहों को दिया था, और अब अगर उस्ताद को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। रणथंभौर में उस्ताद के 2 शावक और हमसफर नूर को कौन संभालेगा। उस्ताद के कुछ सवाल हैं, उनका जवाब देना होगा। उस्ताद पूछ रहा है कि हमले में मारे गए 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार क्या वही है? क्या मैंने किसी पर अपने इलाके से निकलकर हमला किया? क्या मैंने कभी किसी वाहन पर हमला किया? मुझे किसने आदमखोर का नाम दिया? मेरी प्रेमिका नूर T39 और मेरे दोनों शावकों का क्या होगा? क्या किसी आदमी का शिकार किया या हमला किया? हमला हुआ तो फिर मैं कैसा आदमखोर? क्या वन विभाग ने अपने गिरबान में झांक कर देखा? कभी किसी VIP ने मेरे पर पत्थर फेंके और मुझे देखने के लिए कभी नियम टूटे, उसका क्या? क्या अब भी आपको लगता है मैं मैन हिटर आदमखोर हूँ? सवाल बड़ा यही है कि इंसानों ने अपना फैसला कर लिया। क्या वन विभाग ने अपनी रिपोर्ट को तैयार करने से पहले जंगल की इस जिंदगी का दूसरा पहलू देखा था? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि इंसान वोट देता है और बाघ वोट नहीं देता। वरना जंगल का उस्ताद आज पिंजरे में काला पानी नहीं भोगता। इस मुद्दे पर आज बात होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे साथ सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के पूर्व अधिकारी सुनयन शर्मा जी हैं, और पीपल्स फॉर एनिमल के प्रदेश संयोजक सूरज सोनी बातचीत में हमारे साथ हैं। तो एक तस्वीर है इस बीच में, क्योंकि सवाल कुछ जो भी T24 क्या है। सुनयन जी, आप सरिस्का में रहे हैं और टाइगर प्रोजेक्ट को आपने समझा है।
T24 की शिफ्टिंग को लेकर आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि T24 को शिफ्ट करने का निर्णय बहुत आनन फानन में लिया गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से बाघों की कभी शिफ्टिंग नहीं हुई है या दूसरे एनिमल्स की शिफ्टिंग नहीं हो सकती है। ऐसे भी केसेस हैं जहां मैन ईटर्स को मारना पड़ा है। राजस्थान में कभी कोई बाघ मेन हिटर रहा नहीं, आज तक ऐसा आया है, एक आध बार हमला हुआ है। सरिस्का में भी जब सरिस्का से बाघों का सफाया हुआ, उससे पहले 2 बार ऐसे वाकये सामने आए थे। गडरिया और साधु पर हमला हुआ, लेकिन कभी शिफ्टिंग नहीं हुई। दरअसल में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार होता है किसी भी जानवर का। जी, उसमें बाघ भी उसी में से एक जानवर शामिल है। देखना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। इसीलिए जब ये मुद्दा बहुत गर्मा रहा था और बार बार सुनने में आ रहा था कि टाइगर को शिफ्ट करेंगे, तो मेरे दिमाग में ये बात कौंध रही थी कि क्या हमने इसके बारे में हर पहलू को अच्छी तरह से देख लिया है। जी, क्योंकि टाइगर रिजर्व जो बनाया गया 1972 में, इस कंसेप्ट को इंदिरा गांधी के समय में लागू किया गया। उस समय क्या ऑब्जेक्ट था? क्या टाइगर रिजर्व हमने इसलिए बनाए थे कि बाघों को दर्शक अच्छे से देख सकें, बड़ा अच्छा उससे रेवेन्यू आ सके, टूरिज्म डेवलप हो सके, या हमारी अप्रोच ये थी, ऑब्जेक्ट ये था कि टाइगर कंजर्वेशन के नाम पर पूरे एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे। जी, अगर पूरे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जो कि वास्तव में रहा है हमेशा, तो फिर सिर्फ टूरिज्म एक मात्र उसका ऐसा अवयव नहीं हो सकता जिसके लिए कि सारा पूरी योजना आधारित कर दी जाए। टूरिज्म उसका एक बाई प्रोडक्ट है, तो बाई प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट की तरह से यूटिलाइज करेंगे। बाघ ने क्या आबादी के अंदर आकर हमला किया, किसी कॉलोनी के अंदर आकर हमला किया? सरिस्का का जो आपने उदाहरण दिया, जी, सरिस्का के भी दोनों केसेस में मैंने जब ज्वाइन किया 91 में, उससे थोड़ा दिन पहले हुए थे, उसमें फतेह सिंह जी होते थे डायरेक्टर। दोनों ही केसेस में वो भी टाइगर रिजर्व के अंदर ही था। टाइगर रिजर्व में कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे कि रणथंभौर में है, कोर एरियाज में ऐसा हुआ था। कोर एरियाज में भी ऐसे एरियाज हैं, जैसे सरिस्का में अलवर सरिस्का वाली रोड निकलती है, इसी तरह रणथंभौर में गणेश टेम्पल वाला मार्ग है जहां ये घटना हुई है। ऐसे एरियाज हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आवश्यकता किस बात की है? या तो आप उसको कोर एरिया से बाहर कीजिए, क्या ये संभव हो सकता है? अगर नहीं होगा तो फिर आपको ट्रैफिक को रेगुलेट करना पड़ेगा, टूरिज्म किसी भी रूप में हो। जी, ये तमाम पहलू हमारे साथ है और मैं इस पर फिर आपसे जुड़ूंगा। लक्ष्मीकांत जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि उंगलियां सरकार पर भी खड़ा हो रही है, साफ तौर पर सरकार निशाने पर है। सरकार की एक तरफ मंशा है वन्य जीवों को बचाया जाए, खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक लंबा चौड़ा बजट भी पेश करती है। देखिए, सरकार की मंशा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि रणथंभौर में टाइगर रहने चाहिए जी, और भी प्रदेश में जो अभ्यारण्य है उनमें टाइगर और अन्य वन्य जीव रहने चाहिए। सरकार की मंशा में इस पर किसी तरह का कोई शक नहीं है। लेकिन हर जगह आप भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि हर जगह एक लॉबी है जो कि अधिकारियों को प्रभावित करती है। और मुझे ऐसा लगता है एक सामान्य नागरिक की हैसियत से भी कि ये उस लॉबी के दबाव में अधिकारियों का लिया हुआ फैसला है, जिसके ऊपर राजस्थान के वन मंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बात करने की बात कही है। और निश्चित रूप से अगर कोई इस तरह का दोषी अधिकारी है जो रिपोर्ट में अगर ऐसा आएगा तो सरकार उस पर संज्ञान लेगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। जी, लोकेश जी, क्या एक्शन जो जितना भी लक्ष्मीकांत जी ने बताया इतना पर्याप्त है या फिर इस पर तुरंत बात होनी चाहिए? मसला ऐसा है। देखिए, इस पर बहुत जल्दी निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि एक लॉबी के प्रभाव में आकर अधिकारियों ने यह फैसला लिया है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सरकार किसी होटल लॉबी या पर्यटन लॉबी के माध्यम से चलती है? क्या तमाम निर्णय ऐसी लॉबियां करती हैं? एक वन्य जीव, एक बेजुबान जानवर जिसे उस लॉबी के कहने से आपने उठाकर बायोलॉजिकल पार्क में भेज दिया, वो जानवर जिसने कभी कोई, आपने एक काम क्यों किया ऐसा? आप ये बताइए, उस वन्य जीव ने हमला किया, लेकिन किसकी गलती पे किया? क्या उस इंसान की गलती नहीं है जिसने उसको छेड़ा? उसने उसकी टेरिटरी में जाके उसको डिस्टर्ब किया। आज एक बात बताइए कि आपके घर में आकर आपको कोई डिस्टर्ब करेगा, आप पर उंगली उठाएगा, पत्थर फेंकेगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा ये बताइए। आपने कोई विशेषज्ञों की राय नहीं ली, आपने किसी से पूछा नहीं, और आनंद फानन में अधिकारियों ने लोकेश जी, बिल्कुल ये मैं पूछता हूं लक्ष्मीकांत जी, सीधी सी बात है कि मंशा ठीक है, सरकार की बेहतर हो सकती है,
लेकिन उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है, इस पर भी सवाल हो रहा है। सर देखिए, मैं इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बिल्कुल साफ साफ जो बात वो है बिल्कुल मैंने भी राजनीतिकरण नहीं किया। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा है कि किसी लॉबी के दबाव में सरकार कैसे आ सकती है। लोकेश जी, मेरी बात इतना बड़ा फैसला हो जी, लोकेश जी सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये ऐसा बड़ा सच है जो हर सरकारों में होता आया है। अगर मैं आज यहाँ बैठकर ये कहूं कि ये किसी अधिकारी का स्वविवेक से लिया हुआ फैसला है और वो निहायत ही जरूरी था, तो मैं अपने साथ भी न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं यहां पर बैठकर, आपने अगर मुझसे पूछा है तो मैं सरकार से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर, तो हमने यही सवाल किया कि आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं, लोकेश जी ने और मैंने यही सवाल किया आपसे कि जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पूछा 2 दिन के दौरान, सिर्फ पूछने की बात हुई, क्या किसी मंत्री के क्षेत्र अधिकार में इतनी सी बात आती है? देखिए, जब पहला इस टाइगर ने हमला किया तब खुद वन मंत्री उस जंगल में गए और एक वन कर्मी के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद उसकी मौत हो गई। वहां पर जाकर वन मंत्री जी ने सिचुएशन को देखा, समझा और उसके बाद भी इस टाइगर को शिफ्ट करने का निर्णय नहीं लिया गया। आप देखिए, दोबारा जब उसने ऐसी हरकत की तो देखिए 2 पहलू हैं। अगर टाइगर की जिंदगी कीमती है तो इंसान की जिंदगी भी कीमती है। हो सकता है कि अगर कोई वहां दर्शक कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हो सकता है कि उसकी टेरिटरी के अंदर कोई गांव है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर उसने हमला किया सबसे पहले, वो व्यक्ति वहां का कर्मचारी है। और जैसे जैसे टाइगर पहले दिन से उस जंगल का हैबिचुअल है, वैसे ही वो कर्मचारी भी उस जगह का ऐसा नहीं। आपको मैं ये क्लियर कर देता हूं कि जिस वनकर्मी की मौत हुई थी वो पहली बार फील्ड में भेजा गया था, उससे पहले दरवाजे पर तैनात था। इस बारे में लगातार सवाल इसीलिए खड़े हुए हैं कि उस वनकर्मी को पहली बार फील्ड में क्यों भेजा गया, जबकि गार्ड हमेशा दरवाजे पर लगा रहता था। देखिए, उस जब फील्ड के कर्मी के ऊपर हमला हुआ तब 2 कर्मी उसके साथ, एक कर्मी और उसके साथ में था। और आपकी बात ये सही हो सकती है कि उस कर्मी को उन्होंने पहली बार फील्ड में भेजा है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ था वो भी वहीं का कर्मचारी है। और फिर भी किसी सूरत में, हम भी जंगलों में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति के साथ जो उसकी रक्षा के लिए वहीं पर तैनात है उसके साथ हमला होता है तो निश्चित रूप से सरकार हो या अधिकारी हो या कोई और हो, वो सोचने के लिए मजबूर होता है कि कल को कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर जाए और उसके ऊपर ऐसी घटना ना हो जाए, इसलिए उस पर सोचने के लिए जरूर मजबूर होता है। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूं कि यह घटना जो हुई है केवल उस आधार पे इस बात को शिफ्टिंग करने की बात गले नहीं। इस शिफ्टिंग के और भी पहलू है। जी, एक बात और कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, आप बताइए, वो जो त्यागी जी सिर्फ 4 दिन पहले आए हैं, उन्हें किसी बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस बाघ का व्यवहार क्या रहा है, उन्हें किसी बात का पता नहीं। 4 दिन हुए उन्हें उस अभ्यारण्य में। बिल्कुल लोकेश जी, इसीलिए आज हम आपके साथ और इस पैनल के साथ बात कर रहे हैं। इसीलिए हमारा सवाल भी ये खड़ा हुआ है कि आखिर शिफ्टिंग को लेकर जल्दबाजी क्यों की गई। सूरज सोनी जी, आप तो वन्य जीवों के लिए और सभी जीवों के लिए आप तो लड़ते आए हैं, आप लोगों की जुबान अभी चुप क्यों है? देखिए अश्विनी जी, मैं आपको जानकारी में लाना चाहूँगा कि हमारी जबान चुप नहीं है। जब इस बाघ का हमला हुआ और इस बाघ पे T24 पे तोहमत लगानी चालू की सब लोगों ने कि ये मैन ईटर है, तब भी हम इसके पक्ष में खड़े थे। और अब जब इस बेजुबान को उस काले पानी की सजा में भेज दिया गया है, तब भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा संघर्ष तमाम राजस्थान के उन वन्य जीव प्रेमियों को साथ में लेकर के रंग लाएगा। हम इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे कानूनी स्तर पे हमको जाना पड़े, चाहे किसी भी स्तर पे जाना पड़े। मैं दावे से कह सकता हूं कि हम अधिक दिन तक इस T24 को उस काले पानी की सजा में नहीं रहने देंगे। लेकिन बात ये निकल कर सवाल इससे और आगे केवल इस पूरी लड़ाई के अंदर एक सियासी माहौल सा बना दिया गया है। सियासी माहौल की बात नहीं है, बात लापरवाही की है। सूरज जी, उस बाघ का क्या होगा अगर लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी? आपको तथ्यों की जानकारी होती है। आज रणथंभौर अभ्यारण्य को टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये पूरे देश की जनता जानती है। ऐसा कौन सा राजनीतिक परिवार है जो हर महीने वहां करके टूरिज्म का लगातार पुट वहां पे दे रहा है, लगातार फोटो छप रही है वहां पर। ये और जिस वन्य जीव प्रेमी के रूप में यहाँ बैठे हैं, जिस तो पर्यटन लोगों की बात कर रहा हूँ, सूरज जी, जिस होटल माफिया की मैं बात कर रहा हूँ, उस होटल माफिया के ताल्लुक वहां पे जुड़ते, ये राजस्थान के नहीं, रणथंभौर के हर बच्चों के मालूम है। आप केवल आरोप लगाने के लिए बैठे हुए, आप वन्य जीवों के कुछ नहीं कर रहे। आप किसी कीमत पे वन्य जीवों के हकदार नहीं हो सकते।
देखिए बिल्कुल आप सूरज जी और लोकेश जी, और केवल रणथंभौर की बात नहीं है, केवल रणथंभौर की बात नहीं है। जब रामगढ़ का मुद्दा आता है, जब रामगढ़ का मुद्दा आता है, तो वहां पर आप नदियों में कब्जा करते हैं और उसी कब्जेदारी के होटल माफिया के साथ। सूरज जी और लोकेश जी, देखिए सीधी से मतलब है, बहस से हल नहीं निकलेगा, रास्ता नहीं निकलेगा, सवाल है रणथंभौर का। राजस्थान की जनता जानती है। जी चलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, बहस को जारी रखेंगे क्योंकि सवाल है बाघ को बचाने का। अगर इस तरह से उसको लगता है कि नहीं यार मेरे को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, तो वो अपनी बचाव के लिए कुछ तो करेगा। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को एक अपनी इन जानवरों की सुरक्षा के प्रति एक अलग से कदम उठाना चाहिए, जो इस तरह से भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और इसमें मैं पूर्ण रूप से ये मानता हूँ कि सरकार की कहीं कमी रही है। वन्य जीव जहाँ रह रहे हैं उस जगह जंगलों में मानव है जो उन्होंने रहना शुरू कर दिया है, जिससे जो मानव ये जीव जंतु जो रह रहे हैं उनको रहने में परेशानी हो रही है, और वो जिस जगह विचलन करना चाह रहे हैं उस जगह विचलन नहीं हो पा रहा है। और ये देखा जाए तो जंगलों में फार्म हाउस बना दिए गए हैं, जिनसे इन जानवरों को और जीव जंतु जो भी है उनको रहने में समस्या आ रही है। जिम्मेदार नागरिक के तौर पे देखा जाए तो उसे सज़ा के तौर पे यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि जहाँ वो एक खुले जंगल में घूमता था यहाँ पे एक छोटे से पिंजरे में कैद बन के लेके जाया जाएगा, तो उसे सज़ा नहीं, मानवीय गलती की सज़ा उसे दी जा रही है जो सरासर गलत है, और सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। सोलह तारीख की रात को 11 बजे आया था यहाँ पर, रणथंभौर से ऑफिसर स्टाफ आए थे उनको यहाँ पर अच्छे हालात में 11:30 बजे करीब रात को रिलीज़ कर दिया गया उनके एनक्लोजर में, जो नॉन डिस्प्ले एनक्लोजर है और पूरी तरह से वो सेफ है, और टाइगर अच्छी हालत में है, बिल्कुल खा पी रहा है, उसने अच्छा खाना खाया और बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि नॉर्मल अपनी स्थिति में है। क्योंकि एनसीटी की टीम ने ये कहा था कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो भी अगर पत्थर भी लेगा जंगल के अंदर तो बिना एनसीटी की परमिशन के नहीं लेगा, एनटीसी के। लेकिन ये क्या इधर मंत्री बोल रहा है कि हमें भी मालूम नहीं है, तो आगे कर किसने दिया है? क्या टाइगर को किडनैप कर दिया? हम इसलिए यहाँ के सामाजिक संगठन और यहाँ के जो लोग हैं ये उत्सुक हैं जानने के लिए आगे जंगल हमारा भी है, ये किसी की बफूती नहीं है। जंगल में हम भी हजारों सालों से रह रहे हैं, तो हम लोग सच्चाई जानना चाहते हैं कि अगर रातों रात टाइगर को ले जाने कौन सी आफत आ गई थी। बिल्कुल गलत है, एक दिन के लिए भी पक्ष में नहीं है, वो मर जाएगा, उसने खाना छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जो पैसा देकर के पर्यटक घूमने जाता है वो तो फिर भी दूरी बना के रखता है, नियम कायदों को फॉलो करता है। लेकिन ये वीआईपी जो फर्जी वीआईपी हम लोग कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो मानता ही नहीं है कोई वीआईपी भी है, तो ये वीआईपी आते हैं, किसी बड़े मंत्रियों के रिश्तेदार होते हैं, जुडिशरी के लोग होते हैं, ये आते हैं जंगल में जाते हैं और जाते ही नहीं है अंदर जंगल के उन जगहों पे भी जाते हैं जहाँ टाइगर बिल्कुल एकांत में रहता है, उसके घरों तक यानी कि पहुँच जाते हैं। तो हम लोगों की डिमांड ये है कि टाइगरों को इस तरह से चिड़ियाघर में ले जाने की बातें करते हैं, ये बहुत बेवकूफ़ी भरा काम है। आप पहले जांच करिए। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या बाघ संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता नजर आती है? आप अपनी राय दे सकते हैं firstindianews.com के जरिए। इसके साथ साथ फेसबुक पर आप अपनी राय हमारे तक पहुंचा सकते हैं, ट्विटर पर #T24 के जरिए आप अपनी राय फर्स्ट इंडिया तक पहुंचा सकते हैं। सीधा सा सवाल सरकार की मंशा को लेकर है, अफसरों की मंशा को लेकर है, उस रिपोर्ट को लेकर है जिसके बाद ये बवाल खड़ा हुआ कि आखिर T24 को रणथंभौर से सज्जनगढ़ पार्क क्यों भेजा गया। महेंद्र कच्छावाजी वन्य जीव कानून के विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, इस T24 की शिफ्टिंग के मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कानून के हिसाब से मेरे 35 साल के कैरियर के अंदर मैंने पहली बार इस तरह का हादसा देखा जिसके अंदर एक टाइगर को इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई, और न किसी आज तक ये सामने नहीं आ रहा, ना अखबारों में कहीं आ रहा, ना टीवी पे आ रहा है कि आखिर एनटीसीए ने परमिशन दी है क्या, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने परमिशन दी है क्या, ये किस आधार पे ये इम्पोज कर दिया गया इस टाइगर के ऊपर कि वेदर ये किल इसी ने किया
ये मैनीटर, किसने इसको मैनीटर डिक्लेयर कर दिया मुझे तो पता नहीं है देखिए एक चीज और मैं साफ जानना चाहता हूं कि क्या शिकार की नीयत से हमला हुआ या फिर पंजा मारा गया, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं कि बाघ ने हमला किया और पंजे से घायल किया, बाद में उनकी मौत हो गई। देखिए, मैं जो रिपोर्ट छनकर मेरे पास आई है, मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ, मैंने अपना जीवन ज़्यादातर वहीं लगाया है और आज भी मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने PhD वहीं से की। तो ओवरऑल रणथंभौर के बारे में मेरा बचपन पूरा वहीं बीता, जवानी वहीं बीती। कुछ सालों से भी मैं जयपुर में आऊँ। मेरे पास जो मेरी पर्सनल जो मेरा अपना सोर्स है, उसने ये बताया कि साहब मैं उन जो रामपाल जी, उनको मैं व्यक्तिगत जानता था। 90% फॉरेस्ट का स्टाफ मुझे जानता है, क्योंकि मैं 30-35 सालों से इससे जुड़ा हुआ हूँ, लोकल रहने वाला हूँ जी। मोहनलाल को मैं जानता हूँ, रामपाल जी को जानता था। वहाँ पर रामपाल जी ने जो मिनिमम डिस्टेंस हमारे रूल्स है कि वो डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए थी, वो मेंटेन नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि उनको ये ध्यान नहीं रहा कि टाइगर उन पर इस तरह अटैक कर देगा, क्योंकि टाइगर एक बहुत शर्मीला जानवर है और उसकी फितरत अटैक करने की कभी नहीं होती है। और चूंकि वो मैन ईटर भी नहीं था, मैन ईटर होता तो वो पकड़ के ले जाता, पर उसने क्या किया, एक झपट्टा मारा। वो शायद फोन पे बात कर रहे थे या उनका ध्यान नहीं था, कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था टाइगर के सामने, वो हुआ और उसने उसको चार्ज कर दिया। बाकी अगर ये मैन ईटर होता, मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ, हमारे 1000 सही बात है, आपने बताया कि वो घसीट कर ले जाता, शिकार की नीयत से घसीट के ले जाता। एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, 1 साल से ये टाइगर के किल के बारे में हम बता रहे कि आदमियों पे को मारता रहा है। 1000 खेत हमारी उस जगह पे है, 1000 खेतों में 1000 आदमी काम करते हैं, 10,000 जानवर वहां पे रहते हैं, चरते हैं, गाय भैंस बकरियां सब है। आज तक एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि T24 ने, यही वो सवाल है जिसके बाद इस शिफ्टिंग पर सवाल खड़ा होता है। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से जुड़े हैं, अपनी राय देना चाह रहे हैं, बताइए खालिद साहब। सर नमस्कार। नमस्कार। जो इनको जो शिफ्ट किया गया है वो सरकार के बिना अनुमति के किया गया है। बिल्कुल यही सवाल है कि अनुमति के बिना शिफ्ट किया गया, काम नहीं होना चाहिए जी, कुछ भी हो। अगर जिनकी वो सुनैन जी, शुक्रिया खालिद साहब आपका। सुनैन जी, सरकार की अगर अनुमति नहीं ली गई तो क्या जो वन्य जीव अधिकारी जो भी है वहाँ के रणथंभौर के दोषी पाए जाएंगे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इसके बारे में तो चर्चा आपने खूब की है और आपका बड़ा पैनल है, आप कर लें। मैं 2-3 इश्यूज इसमें क्लियर करना चाहूँगा जी। एक तो यह है कि सारी समस्या को इन टोटलिटी देखना चाहिए, मतलब संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखेंगे इसको, तब उसका सही हल निकलेगा। कोई कह देगा कि बीजेपी ने ये के लीडर्स ने ये किया कि कांग्रेस की सरकारों ने किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये चीज आज कैसे पैदा हुई है। 72 में जब ये प्रोजेक्ट टाइगर का कंसेप्ट आया, प्रोजेक्ट टाइगर जब बनाया गया, उस समय निश्चित रूप से ये था कि टाइगर के नाम पर पूरे ही एनवायरमेंट को कंजर्व करेंगे, ये था। और बेसिक काम वो होते हुए बाई प्रोडक्ट के रूप में टूरिज्म भी आएगा। ऐसे में बेसिक जो तर्क इसमें दिया जा रहा है कि आवाजाही वाला रास्ता था इसलिए एहतियात के तौर पर शिफ्ट किया गया, वो गलत साबित होता है। देखिए, आवाजाही का रास्ता अगर है, लोग अगर कोर एरिया में से गुजर रहे हैं तो आपको उनको भी कंट्रोल करना है। जहां तक सवाल स्टाफ का है, एक स्टाफ में एक बड़ा रिसेंटमेंट और था। सवाल पैदल रह गुजर का भी है। मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि जैसे स्टाफ का भी रिसेंटमेंट है कि स्टाफ को सुरक्षा चाहिए, निश्चित रूप से स्टाफ को सुरक्षा चाहिए। वन कर्मी जो वहां रहते हैं बहुत वल्नरेबल हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा सत्य है कि जो नौकरी का एक ये हिस्सा है, हमको करना ये चाहिए कि उसमें अगर कहीं कोई कोताही है, कोई व्यवस्था में कोई कमी है जिसकी वजह से आज वनकर्मी जो टाइगर रिजर्व एरियाज में काम कर रहा है उसकी जान को खतरा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, मैं 40 साल से अधिक समय हो गया मुझे जंगलों में, बहुत वर्षों तक, लगभग सभी लोग जानते हैं इस बात को, मैं डायरेक्टर रहा हूं टाइगर रिजर्व्स का। जब जंगल में जाते हैं तो उस समय एक बात कहते हैं कि आंख कान नाक खुले रखो। एक फ्लाइट डिस्टेंस होता है, टेक्निकली जिसको फ्लाइट डिस्टेंस कहते हैं, एक वो डिस्टेंस है जिसका जिक्र किया अभी महेंद्र जी ने, जिसमें कि आप किसी भी जानवर से आपको दूरी बना के रखनी है, उसको निश्चित रूप से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सबको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब ये खत्म कैसे हो गया? इतने वर्षों से ये सिस्टम लागू था। ये जो टूरिज्म का जो एक एग्रेशन जो शुरू हुआ, जिसमें कि ये बात हो गई कि जितना नजदीक से टाइगर को दिखाया जा सके दिखाया जाए, उसका किसी न किसी रूप में प्रभाव, दुष्प्रभाव हमारे स्टाफ पर भी रिड्यूस होकर आ गया।
आज स्टाफ भी हमारा और इवन गांव वाले भी सोचने लगे कि टाइगर से कोई खतरा नहीं है, तो उसके नजदीक जाया जा सकता है। ऐसी वीडियो क्लिपिंग्स हैं। ये तमाम स्थितियां, मैं लौटूंगा फिर आपके पास में। महेश चंद्र शर्मा जी हमारे पास सवाई माधोपुर से जुड़े हैं, बताइए महेश जी। हाँ, मेरा पूछना ये है कि टाइगर शिफ्टिंग को लेकर जो इतना बड़ा बवाल चल रहा है और आपके यहाँ पर बहस हो रही है, इस बहस में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब टाइगर ने हमले किए और 4 आदमी मारे गए, कई आदमी घायल भी हुए, तो ऐसी स्थिति में जब सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि टाइगर शिफ्टिंग गलत हो रही है, जब विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि टाइगर शिफ्टिंग गलत है, वन्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि टाइगर शिफ्टिंग गलत है, तो फिर कौन इनमें से जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्या आपके चैनल पर ये बैठे हुए लोग ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि टाइगर हमला नहीं करेगा दोबारा अगर उसको यहाँ लाया गया तो? जी, हम लेने को तैयार है। इसका जवाब देता हूं। आप ये बताइए कि जंगल का अपना स्वयं का एक कानून होता है, उस कानून को तोड़ा किसने? क्या बाघ ने उस कानून को तोड़ा या उस मनुष्य ने उस कानून को तोड़ा? जो जंगल का अपना कानून है, जो कानून तोड़ेगा उसको सजा नहीं दी जा रही, और जिसने कोई गुनाह नहीं किया आपने उसे काले पानी की सजा दे दी। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? नहीं, आप टाइगर प्रोजेक्ट खत्म कर दीजिए, आप ये टाइगर प्रोजेक्ट खत्म कर दीजिए यहाँ से। प्रोजेक्ट खत्म करिए। हाँ, बस खत्म कर दीजिए, यही है उपाय। बहुत अच्छी बात है। धार्मिक स्थल नहीं, धार्मिक स्थल आप टाइगर प्रोजेक्ट खत्म कर दीजिए, फोन आया है तो कम से कम ये तो पता लगे। देखिए, इसकी बात को भी आपको समझना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो उस टाइगर प्रोजेक्ट के आसपास रहने वाले लोग हैं। हम यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठकर बड़ी आसानी से इस बात पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वहां पर रोजाना उस बात से दो चार होते हैं, उससे बहस करते हैं, जो डर के साये में वहां जीते हैं, जिनके बच्चे वहां पर हैं, जिनके मवेशी वहां पर है, उनके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। गाँव की शिफ्टिंग नहीं हुई, लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुद्दा है, लक्ष्मीकांत जी, क्या ये मुद्दा नहीं है? बड़ा मुद्दा है। गाँव की शिफ्टिंग की बात होती है, लोग घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, खेत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, भावनात्मक जुड़ाव उनका है और सरकार मुआवजे के साथ उनको शिफ्ट करने के लिए तैयार है। ये दूसरा पहलू भी है। ऐसे मुद्दे पहले कई बार पूरे एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसमें एक बात मैं रखना चाहूंगा, निवासियों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। धर्मेंद्र जी कामा से है, बने रहिएगा आप। सूरज जी आपकी राय? आ रहा हूं सर मैं आपके पास। आज ये जो गांव की बात की जा रही है और वहां के निवासियों की बात की जा रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये गांव रातों रात नहीं बसे हैं, ये बरसों से चले आ रहे हैं और टाइगर भी वहां बरसों से। तो टाइगर और ग्रामीणों का सहजीवन का अस्तित्व रहा है वहां पे शुरू से, और उसी का परिणाम है। आप गिर की रिपोर्ट देखिए, गिर के अंदर 411 से बढ़कर के इस बार 523 एशियाई शेर हो गए वहां पे, और उसमें सबसे बड़ा परसेंटेज आबादी वाले इलाके में। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल वहां पे 22,000 किलोमीटर का जो संरक्षित क्षेत्र है उसमें केवल 14 शेर वहां पे बढ़े हैं, और 94 एशियाई शेर उस क्षेत्र में बढ़े जहां पे आबादी का क्षेत्र नजदीक लगता था। तो ये सहजीवन का जो अस्तित्व, अवेयरनेस, बिल्कुल इसमें कोई तर्क नहीं। कुल मिलाकर ये बात साफ हो जाती है यहाँ पर। धर्मेंद्र जी खामा से जुड़े हैं भरतपुर से, बताइए धर्मेंद्र जी। सर आप सभी को नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं यहाँ मेरी पूरी बात सुनना चाह रहा हूँ, मैं पूरी बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी। हम भी पर्यावरण और वन्य प्रेमी हैं जी, और हम ऐसी जगह से आते हैं जहाँ बर्ड सेंचुरी है। क्या भारतीय संस्कृति सहयोगी प्राणी की पोषक है या ऐसे वन्य प्राणी व प्रकृति के लिए जो मानव जाति के नकारात्मक है? उदाहरण के लिए ऐसे वन्य प्राणी क्यों ना पाले जाए जो दूध, खाद आदि देते हो। उन 4 व्यक्ति और परिवार वालों के बारे में तो सोचो जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनके प्रति क्या हमदर्दी है? नहीं धर्मेंद्र जी बिल्कुल आपकी राय है। मैं इस पर जो तर्क है कि जंगल की जरूरत क्यों है और क्यों टाइगर सेंचुरी को कहा गया, उसको मेरे ख्याल से शुरुआत से सुनैन जी बोलते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी महेंद्र जी, धर्मेंद्र जी का जो कहना है उस बीच में टाइगर सेंचुरी की क्या जरूरत? देखिए, सबका अपना, अगर टाइगर सेंचुरी नहीं रहेगी ना तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। आज देख रहे, आज आपने अखबार में पढ़ा 1% हमारा रेशो बढ़ गया है गर्मी का, है ना, और 40 साल पहले इस तरह की भयंकर गर्मियां नहीं पड़ती थी। हालात ये है कि अगर इस तरह पेड़ करते गए, और ये जो T24 है ये तो बिगेस्ट हमारा सिंबल था जिसकी वजह से 1.5 साल से पूरी कटाई बंद थी, पत्ते तोड़ना बंद था, आदमियों को उस एरिया मूवमेंट बंद था, सारे शिकार बंद थे। सवाई माधोपुर के अंदर जो लोकल सवाई माधोपुर के रहने वाले लोग हैं, डर के मारे शिकार जाना बंद कर दिया उन्होंने, और बहुत अच्छी सब चीजें चल रही थी। पर अगर आपको आदमी क्या ये क्या सबसे बड़ा सवाल ऐसा है, क्या यही वो दबाव था जिसके कारण शिफ्टिंग हुई? सूरज जी देखिए, मैं एक तथ्य रखना चाहूंगा। आज मैंने कुछ फैक्ट्स निकाले और वो फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वर्ष 2014 में 1,42,857 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई। तो क्या सड़कों को बंद कर दिया जाएगा?
28,000 गाड़ियां थी जिनसे एक्सीडेंट हुए और लोग मरे, तो क्या उन गाड़ियों को बंद कर दिया गया? इसके अलावा सर्पदंश से पिछले 45 दिनों के अंदर 91 लोगों की मौत हो चुकी है, क्या उन सभी सर्पों को बंधक बना दिया गया? कीटनाशक पीने से 3,000 लोग हर साल राजस्थान के अंदर मर रहे, तो क्या कीटनाशक की दुकानें बंद हो गई? नहीं हुई। केवल एक घटना हुई है इस साल के अंदर शेर के द्वारा हादसे में मरे व्यक्ति की, और आपने शेर को काले पानी बंद कर दिया। दूसरी एक बड़ा सवाल है, और उससे दूसरा बड़ा सवाल है कि जिस जगह शिफ्ट किया गया क्या वो उसके लिए महफूज है? मैं उस पर बात करूंगा। सिद्धार्थ जी उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपने जो अभी सवाल पूछा है, मैं उसी के कंटेक्स्ट में अभी पूछने ही वाला था। आपने ये सवाल पूछ के बहुत ही मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया। क्या ये कंडीशंस जो है ये T24 के लिए क्या उपयुक्त हैं? क्या उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या वहाँ पे उचित बायोलॉजिकल पार्क का जो नेचर है, आप कहना चाह रहे हैं क्या वो टाइगर रिजर्व के लिए ठीक रहेगा? बिल्कुल, बिकॉज अभी रिसेंटली वहां पे एक टाइगर की डेथ हुई है। बिल्कुल, टाइगर मोनू 10 अप्रैल को इस दुनिया से अलविदा कह गया। सज्जनगढ़ का वाकया था, चूहों की बीमारी, चूहों से फैलने वाली एक बीमारी का शिकार हो गया था, ऐसा कहा गया रिपोर्ट में। तो क्या गारंटी है कि अब उस्ताद T24 उस बीमारी का शिकार नहीं होगा? ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लक्ष्मीकांत जी से वापसी करेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर सरकार किस दिशा में क्या मंच है। वन्य जीव कम होते जा रहे हैं, अगर वो अपनी मुस्तैदी से और जिम्मेदारी से बखूबी से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो वन्य जीव अभयारण्य से बाहर नहीं निकलेंगे, दीवारों को कूदकर नहीं निकलेंगे, और जिसके कारण उनका शिकार भी किया जा रहा है, शिकारी उनका शिकार कर रहे हैं, और जो बाघ और शेर हैं वो अभयारण्य से बाहर निकलकर लोगों को भी खत्म कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर अधिकारी जिम्मेदार हैं। बाघ आज के डेट में लुप्त होते जा रहा है। जो भीड़ है बाघ की इस टाइम हमारे देश में कम से कम बाघ बचे हुए हैं, जिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से हमारे देश में जितने भी बाघ हैं, भरतपुर, सवाई माधोपुर में, उदयपुर में, जहाँ पर भी बाघ हैं, उनकी प्रजातियाँ ज़्यादा लुप्त होती जा रही हैं।